9 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करते हैं किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ। केंद्र और किसान के बीच वार्ता की और कोशिश। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच आज शाम तीसरे दौर की बैठक। दो बैठक बेनतीजा रही। किसानों की एमएसपी पर कानून कर्ज माफी सहित कई मांग। पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी किसान आज पंजाब में रोकेंगे रेल। दोपहर 12 से 4 बजे तक ट्रैक पर धरना प्रदर्शन। टोल प्लाजा फ्री भी कराएंगे। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने का विरोध। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रशासन का लगातार एक्शन जारी। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। किसानों को वापस खदेड़ने की कोशिश। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में ब्रेकर्स लगाए गए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एबीपी न्यूज से कहा, शाम 5 बजे बैठक। आज दिल्ली कूच की कोशिश नहीं। केंद्र और हरियाणा सरकार से अपील, किसानों पर आंसू गैस चलाना बंद करें। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। कहा, जब हम बातचीत के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों गलत व्यवहार किया जा रहा है, क्यों तैनात किए जा रहे हैं अर्धसैनिक बल। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, कल पंजाब अधिकारियों के साथ हुई बातचीत, आज केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग। हम केंद्र से टकराव नहीं चाहते। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। कहा, किसान बातचीत से नहीं भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से अपनी 12 मांग पर ही चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं। दिल्ली चलो आंदोलन पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, किसान इस बार बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं जाने वाले। सरकार लगातार झूठ बोल रही कि किसान बातचीत को तैयार नहीं। पत्रकारों से गलत व्यवहार पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने माफी मांगी है। कहा, सरकार की यही होगी मंशा कि इस तरह की घटना हो और हमारी छवि खराब हो। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी पत्रकार के साथ गलत व्यवहार ना हो। संगरूर के खनौरी बॉर्डर तोड़ने पर हुआ हंगामा। फिर किसान और पुलिस आमने सामने। करीब 30 से 35 बार किसानों पर दागे गए बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले। 15 से ज्यादा किसान जख्मी। दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए पंजाब के कई स्थानों से किसानों का आना जारी है। पंजाब की ओर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। किसानों ने कहा, वो पीछे नहीं हटेंगे। खनौरी बॉर्डर पर टीयर गैस के गोले के साथ पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। दम घोंटू धुएं से किसानों का बुरा हाल। कहा, जैसा हमारे साथ हो रहा ऐसा किसी दुश्मन देश के साथ भी नहीं होता। दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए किलेबंदी की गई है। सिंघू बॉर्डर के पास हरियाणा दिल्ली से जोड़ने वाले कई रास्ते पर अवरोध खड़ा कर दिया गया है। वेलकम टू दिल्ली वाला बोर्ड हटाया गया है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी तैयारी। सीमेंट के स्लैब में कंक्रीट भरा गया। बैरिकेड पर कटीले तार और फिर कंटेनर। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियां तैनात। यूपी में नेशनल हाईवे 24 पर एहतियातन कड़ी सुरक्षा है। बैरिकेड्स को वेल्डिंग कर आपस में जोड़ा गया है। 8 लेन के हाईवे का आधा हिस्सा सुरक्षा संबंधित सामान से घिरा हुआ है। अंडरपास भी बंद। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने चर्चा की। सूत्रों के हवाले से खबर, मुद्दों को हल करने के तरीकों पर बातचीत की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब के किसानों से बर्ताव का विरोध होना है। 16 फरवरी को बंद के एक्शन के बाद 18 फरवरी को फिर से लुधियाना में होगी मीटिंग। उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद। झारखंड में कांग्रेस और वाम दलों ने 16 फरवरी के बंद को समर्थन दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बंद को सफल बनाने की अपील। किसानों के 16 फरवरी के बुलाए गए बंद का सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी ने किया समर्थन। कहा, एमएसपी की मांग पूरा करे मोदी सरकार। किसानों का बर्बर दमन तुरंत बंद होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, किसानों के साथ हुई बर्बरता से बीजेपी समेत जयंत की भी हुई किरकिरी। सिर्फ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से सारे मसले का हल नहीं होता। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मोदी उनका प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया गरीबों और किसानों के दुश्मन है। आज हर किसान को एमएसपी दिलाना वक्त की मांग है। हम फैसले राजनीति के लिए नहीं, देश के लिए करते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, स्वामीनाथन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना केवल सरकार का पाखंड। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश, लागत का 1.5 गुना होना चाहिए एमएसपी।
किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार के मंत्री अनमोल गगन ने कहा, किसानों पर कार्रवाई गलत, वो अन्नदाता हैं, चाहती हूं किसानों को एमएसपी मिले, पंजाब सरकार किसानों के साथ। किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार के एक्शन पर अखिलेश यादव ने पूछे सवाल, कहा आखिर बीजेपी चाहती क्या है? एक तरफ बीजेपी भारत रत्न देती है, एक तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। किसानों पर अत्याचार पर चर्चा के लिए 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, 4 राज्यों के किसान नेता भी वहां पहुंचेंगे। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। किसान आंदोलन को देखते हुए बोर्ड ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। छात्रों को घर से जल्दी निकलने और मेट्रो सेवाएं लेने की सलाह। 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। चुनाव आयोग ने की 3,40,000 सुरक्षा कर्मियों की मांग। लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स मांगी। पर्याप्त संख्या में ट्रेन की व्यवस्था करने की भी मांग। राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों के नामांकन का आज आखिरी दिन। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को होना है चुनाव। 16 फरवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे नामांकन। गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन करेंगे। मयंक नायक, गोविंद ढोलकिया और जसवंत सिंह परमार भी नामांकन करेंगे। मेधा कुलकर्णी को महाराष्ट्र से मिला राज्यसभा का टिकट। बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर जताया पार्टी हाईकमान का आभार। कहा, पार्टी के एजेंडे के अलावा पुणे के मुद्दे को भी उठाएंगे। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 33वां दिन। दोपहर 2 बजे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी और खड़गे की जनसभा। रैली में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शायराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने पर तंज कसा। कहा, दुश्मनी जम कर करो, पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना हो। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, 2047 तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुमकिन नहीं। कहा, शरद पवार की पार्टी से ज्यादा खराब स्थिति में कांग्रेस। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर पलटवार है। कहा है कि बीजेपी के लिए चिंता हो रही है, अपने नेताओं की जगह दूसरी पार्टी से आए नेताओं को दिए जा रहे टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में शपथ ली। वीडी शर्मा बोले, पीएम के नेतृत्व में हो रहा पार्टी का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ बहुत अहम खबरें बताते हैं आपको। एनसीपी के 53 विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज होगा फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। अजित पवार के साथ चले गए थे 41 विधायक। सूर्य नमस्कार पर रोक मामले में हाईकोर्ट में मुस्लिम संगठन की याचिका खारिज। स्कूल में सूर्य नमस्कार पर मुस्लिम फोरम का बयान। कहा, शैक्षणिक संस्थानों में ठीक नहीं ऐसी चीजें कराना। सूर्य नमस्कार का सनातन धर्म से नाता। नियोजित शिक्षकों का डेलीगेशन आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से करेगा मुलाकात। बीजेपी दफ्तर में मीटिंग। बगैर परीक्षा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया छठा समन। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है ईडी। कई बार भेज चुकी है समन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को ईडी का नोटिस। लुइस खुर्शीद को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने तलब किया। आज लखनऊ ईडी दफ्तर में पूछताछ। कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण में फर्जीवाड़े का मामला। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे रामलला के दर्शन। सीएम की पूरी कैबिनेट के सदस्य भी आएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार दर्शन के लिए नेता पहुंच रहे हैं। एमपी के मोहन यादव सरकार का नर्मदा नदी को लेकर बड़ा फैसला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, नदी में नहीं मिलने दी जाएगी गंदगी। 2 साल की समय सीमा तय की गई। अर्बन बॉडी के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी ने चौपाल लगाई। बोले, सुरक्षा और खुशहाली डबल इंजन की सरकार की गारंटी। गरीब पिछड़ा वर्ग के वोटरों को जोड़ेंगे कार्यकर्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सौरभ वशिष्ठ से मुलाकात। कतर से सकुशल लौटे कैप्टन सौरभ। धामी बोले, पीएम मोदी के कद और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान। 8 भारतीयों को कतर की जेल से रिहा किया गया। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में हिंसा हुई। महिला का आरोप है, रेप पीड़ित महिलाओं से मांगी जा रही है मेडिकल रिपोर्ट।
कैसे सामने आ सकती हैं गांव की महिलाएं? पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जख्मी। अज्ञात महिला ने उत्तर 24 परगना में विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था धक्का। पुलिस ने कहा मामले की जांच जारी। संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी ने बनाई 6 सदस्यीय समिति। जेपी नड्डा ने जांच समिति का गठन किया है। कमेटी संदेशखाली का दौरा करेगी, महिलाओं से बात कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के डेलीगेशन का संदेशखाली दौरा। पीड़ित महिलाओं के परिजनों से करेंगे मुलाकात। डीएम और एसपी के साथ भी उनकी मीटिंग। 9 सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के यूएई दौरे से जुड़ी कुछ अहम खबरें बताते हैं। पीएम मोदी का कतर दौरा। दोहा में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के पीएम की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा हुई। ऐसे ही दोनों देश करेंगे एक दूसरे का सहयोग। पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, यह मानवता की साझा विरासत का प्रतीक। यूएई ने अपनी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जोड़ा। मंदिर के निर्माण में हर धर्म के लोग आगे आए। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले लोगों से मुलाकात की। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक हिंदू ग्रंथों में वर्णित शैली के मुताबिक बना है भव्य मंदिर। मंदिर में आपको हर कदम पर विविधता की झलक दिखेगी। अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर के शिखर के भीतरी गुंबद पर सूर्य की आकृति, स्तंभों पर ऋषि मुनि की मूर्तियां, गर्भगृह में राम दरबार, श्री कृष्ण, शिव पार्वती, जगन्नाथ जी भी विराजमान किए गए। अबू धाबी हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उद्घाटन समारोह में पहुंचे। शेख जायद स्टेडियम में पीएम मोदी का संबोधन। अबू धाबी के स्वामीनारायण मंदिर के निर्माण में शामिल हुए थे कई जगह के लोग। कोई राजस्थान से निर्माण में लगा था, कोई गुजरात तो कोई अयोध्या से। हर किसी ने अपना योगदान दिया। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा, भारतीय समुदाय का हर व्यक्ति खुश। सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का क्षण। अबू धाबी में हिंदू मंदिर के निर्माण पर एक्टर दिलीप जोशी ने कहा, देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल, इतने भव्य मंदिर का हुआ निर्माण। यह मंदिर सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक। अबू धाबी में हुए भव्य मंदिर निर्माण पर बोले गायक शंकर महादेवन। कहा, भारत के लिए बेहद खुशी का पल, हमारे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण, जब हम अबू धाबी जैसी भूमि पर मंदिर के साक्षी बन रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा, हिंदू मंदिर का लोकार्पण महान सनातन संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम दर्शन के प्रति बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबरें। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था का मामला सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। याचिकाकर्ताओं ने व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होने की दलील दी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का मामला। जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। फैसले पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति। अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पेटीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे आरोपों की जांच शुरू की और फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। अकासा एयर की मुंबई बेंगलुरु की 4 दैनिक उड़ानें आज से 30 मार्च तक रद्द। मुंबई हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम करने के लिए जारी सरकारी दिशा निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास काम की प्रगति का निरीक्षण किया। रेल मंत्री बोले, पुरी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन की पहचान मिलेगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। बीएसएफ की एक चौकी पर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4। 2 घायलों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। महोत्सव में बुधवार दोपहर 3:30 बजे हुआ था तेज धमाका। काफी दूर तक सुनाई दी थी धमाके की आवाज। मामले की जांच के लिए एडीजी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। कानपुर में चलती वैन आग का गोला बन गई। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घाटमपुर कस्बे का यह मामला है।
असम के मोरीगांव में लपटों की विनाश लीला, भारतीय जूट निगम लिमिटेड के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद इस आग को काबू किया। कर्नाटक में मंकी फीवर से दहशत, अब तक 2 लोगों की से मौत हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले मामले रोकने के लिए एक टीम बना दी गई है, प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। सहारनपुर में अंतिम संस्कार के बाद जिंदा लौटा एक व्यक्ति, मृतक समझकर परिजनों ने कर दिया था अज्ञात शव का अंतिम संस्कार। सहारनपुर के चिराऊ गांव का यह मामला है। नौकरी के सिलसिले में हरिद्वार गया था युवक, संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई थी। बेटे को जिंदा देखकर परिवार के लोग अब खुश हैं। मुंबई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7 अलग अलग मामलों में 2 किलो 95 ग्राम अवैध सोना कस्टम विभाग के लोगों ने जब्त किया। 2 आईफोन भी बरामद हुए हैं। कस्टम विभाग के मुताबिक बरामद गोल्ड की कीमत करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपए। सोना लेकर मस्कट से मुंबई पहुंचा था भारतीय व्यक्ति, खिलौने के बॉक्स में छिपा कर रखा गया था सोना। दिल्ली के अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा था घटिया माल। एंटी करप्शन ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, लैब मालिक और मैनेजर शामिल है। एसीबी की जांच में डॉक्टर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की जानकारी मिली। एसीबी ने बरामद किए कुछ फर्जी बिल और रसीदें, माल की सप्लाई किए बगैर तैयार किए गए थे। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला बंद। मुंबई की विशेष कोर्ट ने निपटारा किया है इसका। हाईकोर्ट के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। देश की संसद में अपनी धारदार शब्दावली के साथ लगातार अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले, वो विपक्ष में हो या फिर पक्ष में, हमारे साथ हैं अनुराग ठाकुर, देश के युवा कल्याण मंत्री, देश के खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। स्वागत है आपका अनुराग जी एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा जी। आपकी टी शर्ट से ही शुरुआत करूंगी। नमो हैट्रिक 400 पार होगा कैसे? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार होगा जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के काम के नाम पर। देखिए, जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष पूरे समर्पण भाव के साथ देश को एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से बाहर निकालकर दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया, जो संकल्प लेके चला है कि तीसरी बार आएंगे, हैट्रिक लगाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उन्होंने दिखाया है पिछले 5 वर्षों में कैसे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है, कैसे 45 करोड़ बैंक खाते खुल सकते हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया जा सकता है, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए जा सकते हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा बहनों को उज्ज्वला में रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा मुफ्त में दिया जा सकता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा सकता है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज। तो ये सारी योजनाएं, ऐसी मैं ढेरों योजनाएं गिना सकता हूँ, ये करके दिखाया। ये तो आपके 10 वर्ष के आंकड़े हैं। मुझे बताइए, गणित कैसे बैठेगा 400 पार का? क्या विपक्ष को आप 50 सीट भी नहीं दे रहे हैं? ये तो आपके सर्वे भी नहीं दे रहे हैं। अगर देखिए, आज चुनाव से 1 महीना पहले भी या 2 महीने पहले भी देश में वातावरण राममय हुआ है, मोदीमय हुआ है, और ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों ने मन पक्का कर लिया है, अब देश को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे, गति इतनी देंगे कि प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो राम मंदिर को संसद में लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसी वजह से कि वोट बढ़ जाएं? देखिए, राम मंदिर जहां एक और हमारी श्रद्धा का भाव, हमने पहले भी कहा, हमारे हर मैनिफेस्टो में वर्षों तक इसको लाया गया। बहुत सारे नेता प्रश्न खड़ा करते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, तंज कसते थे हमारे ऊपर। और जब हमने राम मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। पूरे देश और दुनिया भर में भारत की 2 बातें गई हैं कि मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, दूसरा राम मंदिर बनने के बाद भाईचारा और बढ़ा है, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब हों, सब ने इसका स्वागत किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश हुआ। तो फिर यूसीसी लाने की क्या जरूरत है?
देखिए अगर अभी उत्तराखंड से शुरू हुआ है, क्या बाकी पूरे देश में आएगा? आप मुझे कहते हो कि मोदी ने कहा हाउस में कि 370 बीजेपी जीते। अरे हमने धारा 370-35 का भी कहा था हटाएंगे। हमने मुक्ति दिलाई जम्मू कश्मीर को, जो नेहरू जी के दिए हुए जख्म थे। हमने केवल मरहम ही नहीं लगाया, हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रगति की राह पर, पर्यटन बढ़े, विकास हो, निवेश हो, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। और आज आंकड़े कहते हैं कि जो वर्षों वर्षों तक नहीं हो पाता था, उससे 3 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता, कई ऐसे नेता कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसीलिए लाया जा रहा है कि एक जाति विशेष को, मुसलमानों को परेशान किया जा सके। बिल्कुल भी नहीं, संविधान हम सबको एक बराबर गिनता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड लाया तो उसकी स्वागत ही सबने किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आपको लगता है हल्द्वानी की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वहां तो सरकार आपकी है, बीजेपी ही है। धर्म की आड़ में आप कब्जे नहीं कर सकते, सरकारी जमीनों पर आकर बैठ नहीं सकते। आखिरकार कानून ये कहता है कि आपको अगर कहीं पे नाजायज कब्जे कर रखें तो उठाना कोर्ट के आदेश क्या थे, आपको वो भी देखना चाहिए। फिर वहाँ पे कितना समय उनको दिया गया। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा और करनी भी चाहिए। विपक्ष कहता है कि आप कानून की आड़ में कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका आपको राजनीतिक फायदा हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ताकत है भारत रत्न देने की, सरकार देती है, तो ये विशुद्ध राजनीति है जिसके कारण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जहां से आप वोट साध सकें। आप ऐसा क्यों देखती हैं? मान लीजिए अगर वर्षों वर्षों तक जिन लोगों की अनदेखी की गई और कांग्रेस की सरकार 60 साल रही जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय जब भारत रत्न दिया गया तो गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया, क्या नहीं देना चाहिए था? क्या सरदार पटेल जी को नहीं देना चाहिए था? क्या नरसिम्हा राव जी की जो कंट्रीब्यूशन, जो उस समय जब देश की स्थिति क्या थी और कितने लंबे समय तक उन्होंने अपना योगदान दिया, एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एक प्रधानमंत्री से लेकर, या फिर हम बात करें स्वामीनाथन जी की, किसानों के लिए अगर हम बात करें तो उनकी कहाँ थी? अगर चौधरी चरण सिंह जी किसानों की आवाज़ उठाते उठाते देश के प्रधानमंत्री पद तक आए तो हमने तो पार्टी से ऊपर उठ के दिए हैं जी। ना चौधरी चरण सिंह जी बीजेपी के हैं, ना नरसिम्हा राव जी बीजेपी के थे, ना स्वामीनाथन जी बीजेपी के हैं। हमने तो देश के लिए जिसने अपना योगदान दिया है, किसी क्षेत्र में दिया है, उनके लिए किया। बाल ठाकरे के लिए अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मांग रहे हैं, तो वहीं काशीराम जी के लिए अब मायावती जी मांग रही हैं। इनकी भी मांग लगातार ऐसे ही पूरी होती रहेगी? मांगे आनी ही चाहिए, भविष्य में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कौन मना करता है। लेकिन जिनको 60-70 साल तक नहीं मिला, क्या उनको ना दें इसलिए कि बाकी को ना? एक साथ तो सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज इनका नंबर है, कल किसी और का आएगा अपने योगदान के लिए। विपक्ष कहता है इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है इस तरह की मान मुनव्वल करके और इस तरह की राजनीति करके। देखिए, वो जोड़ कभी था ही नहीं, वो टूटे हुए थे, दिल से भी, नीति से भी, नीयत से भी। और नेता तो मनमुटाव पहले दिन से नजर आता था। एक ने कहा कि हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने विरोध कर दिया, खड़गे जी का। और ये मैंने नहीं कहा जी, ये पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा कि मैं अपने टाइम पे भी अपने बेटे को नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। मैंने कहा कि इनको बना दो, खड़गे जी को, तो मैं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं खड़गे जी को बनाया। वो नहीं चाहती थी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। अब भी जब उनका नाम आया उसके लिए तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने उनका विरोध किया। अरे सभा में कहा। राहुल गांधी बहुत सारी बातें कहते हैं, वो एक कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपको लगता है कि आप कहेंगे कि ये नहीं किया होता तो बेहतर होता? राहुल जी ने ना बोला होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं उनकी पार्टी का नुकसान हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कहते हैं वही आपके स्टार प्रचारक। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी के लोग आके कहते हैं कि जैसे मुंह खोलते हैं वैसे पार्टी का नुकसान हो जाता है। पूरा सदन चला, संसद सत्र में एक दिन नहीं आए, उनके लोकतंत्र के मंदिर की क्या वैल्यू है जी। अब जब आप चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो इस समय क्या हम ये माने कि राम भरोसे बीजेपी है या काम भरोसे भी? काम भरोसे बीजेपी है। राम का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर सदा ही रहा है। राम जी का आशीर्वाद है, तभी तो हम 2014 में पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में पूर्ण बहुमत से आए, तभी तो भव्य राम मंदिर बनाकर दिखा पाए। लेकिन राम भक्तों का, गरीबों का कल्याण करने का काम मोदी सरकार ने किया, तभी तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए।
आप हमारे काम से दूर मत जाइए जी। हमने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, हमने आगे बढ़ाया, देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा, और यही नहीं, दुनिया भर का निवेश भारत में आया। और आगे 5 सालों में तो मुझे वो दिखता है होता हुआ कि जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की हो। देखिए, अगर 35 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चल पाई, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गए, 74 एयरपोर्ट से बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए, 5 शहरों से मेट्रो बढ़ के 20 शहरों में मेट्रो हो गई, 350 आपके मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नए खोल दिए, हमने 12 IIT से बढ़कर 19 कर दी, और 7 IIM से बढ़कर इसको ज़्यादा कर दिए, 14 कर दिए। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हमने 11 कर दी, और जो ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ाकर अब नई 3,75,000 किलोमीटर कर दी। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। 7 एम्स से बढ़ाकर 23 एम्स कर दिए। ये कैसे हुआ? ये हमारा काम है। काम पे तो आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछते, तो मैं बताऊंगा कब। काम पर तो मेरा सवाल ये, जब इतना काम किया है तो फिर संसद में व्हाइट पेपर लाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस कह रही है कि हम ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। ब्लैक पेपर वो लाएं जिनकी नीयत काली थी, जिनके काले कारनामे थे, जिन्होंने देश को एक अंधकार में डुबाने का काम किया था, निराशा का वातावरण था। 2014 में अगर हम व्हाइट पेपर लाते तो देश और निराशा में जाता कि कांग्रेस ने देश को लूटा कैसे, कांग्रेस ने देश को डुबाने का काम कैसे किया, कांग्रेस ने देश की छवि को तार तार कैसे किया। हमने देश को प्राथमिकता दी, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित के बारे में सोचा कि मनोबल बढ़ाना है लोगों का, और हमने देश के लिए काम किया जी मोदी जी के नेतृत्व में। तब जाके 10 वर्षों के बाद आज हम बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे बैंकिंग सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। 12 में से 11 बैंक PCA फ्रेमवर्क में थे, आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। ये मोदी सरकार के कारण। दूसरा, मैं सरकार पर आरोप लगता है कि बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फेवर करती है। आपको आता हूं, जो हमने व्हाइट पेपर में क्या कहा कि क्या क्या इनकी नीतियों में कमियां थी, कहां इनकी नीयत में कमी थी, कहां इनके नेता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, सोनिया गांधी जी के यहां फाइलें क्यों जाती? NSE के पास क्या मतलब था जी फाइलें जाने का? ये देश के लोगों के साथ विश्वासघात था, कोई अधिकार ही नहीं है। क्या कैबिनेट से बड़ी NSE थी? क्या प्रधानमंत्री से बड़ी UPA की चेयरपर्सन थी? ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि गोपनीयता का सवाल किस दौर में थे हम? ऐसे ही नहीं इतने 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, फिर अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, घोटाले पे घोटाला। एक घोटालों की सरकार थी कांग्रेस की। आपने घोटालों की बात की, मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत में बीजेपी के सीट के आंकड़े कैसे बढ़ेंगे? तभी तो 400 पार जा पाएंगे जो आप कह रहे हैं। हमारे अगर केरल, तमिलनाडु में खाता अगर खुलेगा। आप तमिलनाडु में आज हमारी बीजेपी की यात्रा को देखेंगे, निश्चित तौर पर आज तमिलनाडु के लोगों को लगा कि सही मायने में कोई सच्चा विपक्ष वहां पे तमिलनाडु में है तो भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंगोल को जो मान सम्मान दिया, पूरे तमिलनाडु की जनता के लिए मान सम्मान था जी। ना केवल हमने परंपरा को वापस जीवित किया, हमने वहां के जो मंत्र उच्चारण करने के लिए भी जिन लोगों को बुलाया, वो OBC कम्युनिटी के भी थे। इसके अलावा जो काशी तमिल संगमम की बात की, वो इतिहास को दुनिया के सामने वापस रखा कि कैसे हमारी परंपराएं थी, क्या संबंध है काशी का, उत्तर का और दक्षिण का, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये अपने आप में बहुत बड़ी। फिर हमने वहाँ पे चेस ओलंपियाड दिया, हमने वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स दी, हमने वहाँ पे और बड़े टूर्नामेंट्स करवाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 दिन के अनुष्ठान में वो अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में गए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता वहाँ पे तमिलनाडु के ज़्यादा मंदिरों में गए। आप देखिए, आंध्रा हो, तमिलनाडु, प्रधानमंत्री जी ने लगातार गए भी, और वहाँ के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का है। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, जब देश की छवि बढ़ती है, अच्छी होती है, देश में निवेश आता है, तो कहाँ आता है? देश मतलब हर राज्यों में आएगा, तो उसका लाभ तमिलनाडु को भी बहुत बड़ा मिला है। हमारे पुराणों में बीज मंत्र होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपको बीच मंत्र दिया है, तो खेल मंत्रालय के लिए बीच मंत्र क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना, जैसे लक्षद्वीप गए तो वहां पे तो एकदम से पूरा भारत भी लगता है कि भारत को लगता है हम लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल के साथ साथ जो वहाँ की विशेषताएं बताते हैं, लोगों के लिए एक उत्सुकता होती है उस स्थान को देखने की। लेकिन
जहां एक और खेलो इंडिया अभियान को इतनी गति दी, हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया, खेलों को आगे बढ़ाया, आज सपोर्टिंग सुपर पावर बनाने की दिशा में भारत को मोदी जी कर रहे हैं। वहीं पर बीच के आसपास भी खेल, बीचों पे कैसे हो सकते हैं, बीच गेम्स, उनको बल दिया है। मैं मन की बात में बहुत विस्तार में उन्होंने कहा, मैं इतना ही कहूंगा, एक नया क्षेत्र खोल दिया है खेलों के लिए, बीच गेम्स। जब आप खेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं, अगले 5 साल की भी क्या कोई उसमें स्पेसिफिक तैयारी है? बिकॉज बहुत बड़ा मैसिव चेंज आया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी। निश्चित तौर पर जब खेल की सुविधाएं बढ़े, संसाधन बढ़े और भारत की साख भी मेडल जीतने के साथ साथ अच्छी खेलों की सुविधाएं और नीतियों के लिए बढ़े, तो हम इसको तो और बढ़ाना चाहते हैं। 2036 में भारत ओलंपिक्स का आयोजन करके इतिहास बनाए, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आईएनबी के जरिए, क्योंकि डीप फेक बहुत बड़ी समस्या है और ओटीटी पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, इन दोनों को कैसे डील करेंगे? हमने जहां पर ओटीटी में अगर नग्नता हो और फुहड़ता हो या बाकी इस तरह का अपशब्द हो या गाली गलौज, इसको भी हमने कहा है कि जो हमारे ओटीटी प्लेयर्स हैं इसके ऊपर अंकुश लगाएं, इसमें सुधार करें, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी परोसेंगे। अगर भारत के परंपराओं को या किसी धर्म की ठेस पहुंचाने की, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे या फिर अश्लीलता परोसने का काम करेंगे, वो मंजूर नहीं है, उनको सख्त तरीके से कहा गया है। और अगर यूट्यूब पर या बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई मित्र देशों के साथ हमारे संबंध खराब करने का जानबूझ के प्रयास करता है, कोई झूठ परोसता है, फेक न्यूज़ करता है, डीप फेक का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की भी है, आगे भी करेंगे। लेकिन डीप फेक एक सचमुच में बड़ी समस्या है, उसको लेके इलेक्ट्रॉन मेटी मंत्रालय और हमारा आईएनबी मंत्रालय दोनों ही बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई जीत मंत्र या कोई एक ऐसी बात सीखने को मिली है जो वो कभी नहीं भूलेंगे? देश के लिए समर्पण, सेवा भाव और दिन रात एक करके जीवन समर्पित कर दें और निष्पक्ष भाव के साथ काम करें। आप जब चुने जाते हैं तो आपका कोई दल नहीं है, आपके लिए देश बड़ा है। बहुत बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात। धन्यवाद हमसे बात करने के अनुराग ठाकुर जी। तो बात ये नहीं है कि जीत कैसे होगी, लेकिन बात यह है कि अगर जीत की तैयारी होगी तो जीत भी करीब आ ही जाएगी। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।